चलिए ध्यान दिया जाए। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धातु का चालक तार गतिमान होगा तो गतिमान होता है तो उनके सिरों के मध्य में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। जिस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है तो है क्या कि हेडिंग कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक के गतिमान चालक के सिरों के मध्य चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल उत्पन्न विद्युत वाहक बल। देखो भाई, ये देखा गया क्या कि जब किसी भी चालक को सीधी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करवाया गया तो देखा कि उसके सिरों के मध्य में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रही है। जो विद्युत वाहक बल आप हम लोग निकालना आज सीखेंगे और सीखेंगे तो एक एक चीजों पर ध्यान दीजिएगा। इसका मैं दो मेथड आपको बताऊंगा, एक एनालिटिकल मेथड है और एक मेथड ऐसा जो हम लोग एनसीईआरटी में लेकर के चलते हैं। एक मैकेनिक्स से प्रूफ करेंगे और एक हम लोग फैराडे के नियम से लेकर के प्रूफ करेंगे। तो दोनों नियमों को देख करके आज देखना है कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखा जाएगा तो उनके सिरों के मध्य में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। वो बल कितने का होगा, कैसे उत्पन्न होगा, इन सारी चीजों को आज एक एक करके देखना है। तो मान लीजिए क्या कि अपने पास एक चुंबकीय क्षेत्र है जो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या कह रहा है कि अंदर के तरफ है और ये चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब ये बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोल देते हैं क्या, बी। और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक धातु का चालक रखा हुआ है जिस चालक की लंबाई मान ली जाए कितनी है, इस चालक की लंबाई मान लीजिए आप कितनी कि L है। और ये चालक जो है तो इस चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से गति कर रहा है v वेग से। कितने वेग से, v वेग से। आपको क्या कहा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक चालक रखा हुआ है जिसकी लंबाई कितनी है L और ये v वेग से गति कर रही है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग मान रहे हैं क्या कि माना कि एक चालक है जिसकी लंबाई L है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से इस प्रकार गति कर रही है कि वेक्टर B, वेक्टर L तथा वेक्टर V एक दूसरे के लंबवत हो। ध्यान दीजिएगा कि आपके पास दिया हुआ है क्या कि एक चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र किधर के तरफ है, अंदर के तरफ। इसमें एक चालक रखा हुआ है ऐसे सीधे और कण के गति का दिशा है आगे की तरफ। तो आप ध्यान से देखिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र इधर, चालक इधर ऊपर की तरफ और ये गति की दिशा आगे की तरफ, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो तीनों लंबवत है भाई, तो इनके सिरों के बीच देखना ये चालक है। तो चालक इसीलिए है क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कोई भी चालक इसीलिए है क्योंकि इसके पास क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और जब ये चालक गति करेगा तो इस चालक के साथ ये चुंबकीय क्षेत्र भी गति करेगा। और जब भी कोई आवेश, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी चार्ज
चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पर एक चुंबकीय बल आरोपित होता है, उस पर एक चुंबकीय बल आरोपित होता है, जिसके बारे में आपको बताया हुआ है पहले ही कि चुंबकीय बल जो होता है वो Q इंटू वी क्रॉस बी के बराबर होता है, Q वी बी साइन थीटा के बराबर हो। तो देखना कि जब भी ये चालक, आवेशित चालक जब भी ये गतिमान होगा इस चुंबकीय क्षेत्र में, तो इस चालक के साथ साथ इस चालक के अंदर निहित जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ साथ क्या होंगे, गतिमान होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है और आवेशित कण पर एक चुंबकीय बल आरोपित होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस कहानी में होने क्या वाली है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि चालक के गतिमान होने से, चालक के गतिमान होने से उसमें निहित इलेक्ट्रॉन, कि उस चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, निहित इलेक्ट्रॉन भी गतिमान होंगे, निहित इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, गतिमान होंगे। और जैसे ही गतिमान होंगे तो क्या करेगा भाई, एवं एक चुंबकीय बल अनुभव करेंगे, एवं एक चुंबकीय बल क्या करेगा, अनुभव करेगा, एक चुंबकीय बल का अनुभव करेगा, एवं एक चुंबकीय बल का अनुभव करेंगे। कौन? तो इलेक्ट्रॉन। मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक गतिमान है, कितने वेग से, v वेग से, v वेग से गतिमान है भाई साहब। तो इस चालक के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा और सारा इलेक्ट्रॉन भी इस चालक के साथ साथ गतिमान होगा। और हम जानते हैं कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान आवेश होता है तो वो एक चुंबकीय बल का अनुभव करता है, और ये चुंबकीय बल को हम लोग जो बोलते हैं, इस चुंबकीय बल को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं क्या, एफ मैग्नेटिक, जो होता है कितना, Q इंटू वी क्रॉस किसके बराबर में, बी के बराबर में। ध्यान देना कि यहां पर अगर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स का अगर बात करें तो चार्ज के जगह पर अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, V के जगह पर V और B के जगह पर B। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग पहले ही ये मान्यता ले चुके हैं क्या, कि जो अपना B है, जो L है और V है, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है। तो अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र का अंदर के तरफ है तो गति की दिशा ऐसे है, इसके लंबवत, थीटा कितने का, 90 डिग्री का। तो जब थीटा 90 डिग्री का है भाई साहब, तो इस एफ मैग्नेटिक को हम लोग लिखेंगे E इंटू, और V क्रॉस B को लिखेंगे कितना, VB साइन थीटा, और थीटा के जगह पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और जब थीटा का मान 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का मान रखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स FM बराबर आएगा कितने के बराबर में, EV B के बराबर में, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, जरा सा इस बल के दिशा का बात करते हैं। तो बल का दिशा, चुंबकीय बल का दिशा निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड पाल्म रूल को यूज करते थे। राइट हैंड पाल्म रूल क्या कहता था कि आप अपने हाथ के 4 उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में रखिए और अंगूठा को जो है सो गति के दिशा में रखिए। जब गति के दिशा में रखिएगा तो जो आपके हथेली का दिशा होगा वो बताएगा बल का दिशा, लेकिन धन आवेश के लिए, और ऋण आवेश के लिए उसका उल्टा दिशा होता। बात समझ में है कि धन आवेश के कण के गति के दिशा में अगर अंगूठा को रखेंगे तो बल का दिशा हथेली बताएगा, लेकिन अगर आवेश ऋण आवेश है तो जो दिशा आएगा उसी को क्या करना है, पलट देना है, क्योंकि ऋण आवेश पे विपरीत दिशा में बल लगता है। अब आप देखिए कि अगर यहां पर हम लोग बल के दिशा का बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर और आवेश का गति है इस तरफ, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, आवेश का गति है इस तरफ, तो तुम सीधे सोचो कि ऋण आवेश अगर आगे जा रहा है तो धन आवेश पीछे आ रहा होगा, मतलब धन आवेश के गति का दिशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, तो बल किधर के तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है, इस इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे नीचे के तरफ लग रहा है, और नीचे के तरफ ये लग रहा है क्या, फोर्स मैग्नेटिक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिएगा कि जैसे इस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, कोई बल लगेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन में नीचे की तरफ त्वरण प्रारंभ होगा,
त्वरण प्रारंभ होगा तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट होना शुरू होगा, और तब तक नीचे शिफ्ट होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जम जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई रास्ता, इलेक्ट्रॉन आते आते नीचे आकर के जम जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आकर के नीचे जमेगा तो ऊपर कौन जमने लगेगा? पॉजिटिव चार्ज जमने लगेगा। तो इस कहानी में देखिए कि इस चुंबकीय बल के कारण, ये चुंबकीय बल किधर लग रहा है? ये चुंबकीय बल किधर लग रहा है? नीचे के तरफ। हम लोगों ने ये बात कैसे पता किया? तो हम लोगों ने राइट हैंड पाम रूल लगा करके इस बात का पता किया कि ये चुंबकीय बल नीचे के तरफ लग रहा है। अब इस चुंबकीय बल के कारण ध्यान देना कि आरोपित चुंबकीय बल, आरोपित चुंबकीय बल के कारण, आरोपित चुंबकीय बल के कारण जो है, आरोपित चुंबकीय बल के कारण इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन नीचे के तरफ होगा या बल के दिशा में होगा, बल के दिशा में होगा, बल के दिशा में होगा। मतलब कि भाई साहब जो अपने पास चालक था, उस चालक में जैसे जैसे बल लगता जाएगा, ये चालक था, इस चालक में थी इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ लग रहा था कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। अब इस इलेक्ट्रॉन का विस्थापन धीरे धीरे किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ होगा तो यहां पर आकर के कुछ इलेक्ट्रॉन जम जाएंगे, अतः कुछ नेगेटिव चार्ज जम जाएंगे, और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा होगा? नीचे से, मतलब इसके ऊपरी सिरे पर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी जम जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा चुंबकीय बल के कारण, ऋण आवेश नीचे आएगा तो धन आवेश किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ऊपर कुछ धन आवेश जमेगा और नीचे कुछ ऋण आवेश जमेगा। अब देखो कि ये बात, बल के दिशा में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा, फलस्वरूप, फलस्वरूप इससे होगा क्या? फलस्वरूप चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर विपरीत आवेश उत्पन्न होंगे। कैसे आवेश? विपरीत आवेश जो है वो चालक के सिरों पर क्या होगा? विपरीत आवेश उत्पन्न होंगे, विपरीत आवेश उत्पन्न होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि जैसे जैसे बल लगा, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हुआ, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हुआ, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज धीरे 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 नीचे आएगा, और इस सिरा पर कुछ नेगेटिव चार्ज जमा लेगा, और इस सिरा पर क्या होगा? कुछ पॉजिटिव चार्ज जमा लेगा। अब देखिए कि आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं क्या कि जब भी दो आवेश एक दूसरे के विपरीत हो, इधर मान लो कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर मान लो कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसके बीच में एक विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में ई बनेगा। क्या? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये उल्टा डायरेक्शन है। इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा? पॉजिटिव से लेकर के और नेगेटिव की तरफ, इस बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो जैसे यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ और यहां पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा, तो इस आवेश के सिरों के मध्य में क्या होगा? एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जब विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा भाई साहब, आवेश उत्पन्न होंगे, और इन उत्पन्न आवेश के कारण, और इन उत्पन्न आवेश के कारण जो है, इन उत्पन्न आवेश के कारण जो है, तो क्या होगा कि सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य, सिरों के मध्य एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? एक विद्युतीय क्षेत्र, और इस विद्युतीय क्षेत्र का हम लोग नाम रख रहे हैं क्या? ई उत्पन्न होगा, जिस उत्पन्न क्षेत्र का दिशा, जिसका दिशा किधर होगा? जिसका दिशा धन आवेश से ऋण आवेश के तरफ होगा। जिसका दिशा किधर होगा? धन आवेश से ऋण आवेश के तरफ होगा। जिसका दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगा, ऋण आवेश की ओर होगा। मतलब कि भाई साहब इस पर आवेश उत्पन्न हो रहा है, किस कारण से? तो चुंबकीय बल के कारण से, और चुंबकीय बल के कारण से जो है, तो इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा,
जिस चुंबकीय क्षेत्र का नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, ई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चुंबकीय बल लगा, इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे नीचे लेके गया, यहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ तो ऊपर कैसा आवेश होगा, धन आवेश। और धन आवेश और ऋण आवेश जैसे ही उत्पन्न हुआ, इसका मतलब इसके बीच में एक विद्युतीय क्षेत्र भी बनेगा, जिस विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। अब देखो कि अब ये आवेश जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युतीय क्षेत्र में भी है ना। अब क्या है कि यह इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में तो पहले से था ही, यहां पर क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र हम लोग पहले से बनाए ही हुए थे, है ना। लेकिन अब ये जो आवेश है, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युतीय क्षेत्र में भी है। इसका मतलब ये होता है कि इस इलेक्ट्रॉन पर अब एक विद्युतीय बल भी काम करेगा। समझ में आ रहा है? अतः इस कारण से, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण से नहीं, इस विद्युतीय क्षेत्र के कारण से, इस विद्युतीय क्षेत्र के कारण, इस विद्युतीय क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युतीय बल भी कार्य करेगा। एक विद्युतीय बल कार्य करेगा। क्या करेगा? एक विद्युतीय बल कार्य करेगा। और विद्युतीय बल का आपको मेरे ख्याल से परिभाषा पता होगा कि F इलेक्ट्रिक इक्वल टू कितना होता है, QE के बराबर। चार्ज के जगह पर हमारे पास क्या है, चार्ज के जगह पर हमारे पास क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो लगता है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, और ऋण आवेशित कण पर विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युतीय बल लगता है। धन आवेशित कण पर विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में बल लगता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋण आवेशित कण है, तो ऋण आवेशित कण पर लगने वाला विद्युतीय बल हमेशा ही विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। मतलब कि ये जो होगा, ये क्या होगा कि विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। किधर होगा? विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। अब विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में जब ये बल लगने लगेगा, ध्यान देना, विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये बल किधर लगेगा, विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब विद्युतीय क्षेत्र है नीचे के तरफ, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर के तरफ। बात समझ में आ रहा है? जैसे जैसे समय बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल के कारण नीचे के तरफ विस्थापित होगा। यहां पर आवेश का मान बढ़ता जाएगा, और आवेश का मान बढ़ते जाने के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान भी क्या होता जाएगा। और जैसे जैसे विद्युतीय क्षेत्र बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, विद्युतीय बल का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब ध्यान देना कि समय बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, जो ध्यान देना यहां से कि समय बढ़ने के साथ साथ, समय बढ़ने के साथ साथ, समय बढ़ने के साथ साथ चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न आवेश के मध्य उत्पन्न आवेश का मान, उत्पन्न आवेश का मान क्या हो जाएगा, उत्पन्न आवेश का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ध्यान देना कि चुंबकीय बल लग रहा है किधर, नीचे की तरफ। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, बल लग ही रहा है, आवेश को धीरे धीरे क्या करता जाएगा, नीचे। तो नीचे करता जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे समय के बढ़ने के साथ साथ चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न आवेश का मान बढ़ता जाएगा, अतः 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 ई का मान बढ़ेगा। अतः ई जो आपका विद्युतीय क्षेत्र है, ई का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और ई का मान बढ़ने से जो आपका ई का मान बढ़ रहा है, ई का मान बढ़ने से क्या होगा कि ई का मान बढ़ने से भाई साहब, ई का मान बढ़ने से एफ ई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कितने के बराबर में है, ई के बराबर में। तो कैपिटल ई का मान जब बढ़ेगा विद्युतीय क्षेत्र, तो ये बल भी क्या होगा, बढ़ेगा।
तो Fe का मान भी क्या होगा, Fe का मान भी क्या होगा, Fe का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि चुंबकीय बल जो लग रहा है हमारे पर, चुंबकीय बल लग रहा है कितने के बराबर में, तो भाई चुंबकीय बल लग रहा है कितना, ई भी बी के बराबर में। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी कांस्टेंट है, इसका वेग भी कैसा है, कांस्टेंट है, और ये चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा है, मतलब ये चुंबकीय बल क्या है, कांस्टेंट। चुंबकीय बल क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इस पर लगने वाला विद्युतीय बल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये 0 से शुरू हुआ, शुरू में 0, फिर बढ़ेगा 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक समय जरूर ऐसा आएगा जिस समय में ये चुंबकीय बल और ये विद्युतीय बल एक दूसरे के बराबर हो जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक समय जरूर ऐसा आएगा जिस समय में चुंबकीय बल नीचे इलेक्ट्रॉन को कहेगा कि चलो नीचे, विद्युतीय बल कहेगा कि चलो ऊपर, और दोनों बराबर हो जाएगा, तो उस समय में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होगा, रुक जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है सो Fe का मान भी बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा, और एक समय ऐसा आएगा, एक समय आएगा जब Fe इलेक्ट्रिक फोर्स तथा Fm का परिमाण जो होगा वो क्या हो जाएगा, परिमाण एक समान हो जाएगा, एक समान होगा। और परिमाण एक समान हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर भी लग रहा है। नेट फोर्स कितना, इलेक्ट्रॉन का बहना नीचे की तरफ क्या होगा, आवेश का बढ़ना घटना क्या होगा, रुक जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसी कहानी को जैसे ही अब दोनों का मान बराबर हो जाएगा, तो इस सिचुएशन को जो है, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्टडी कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, स्टडी कंडीशन, जिसको तुम एक तरीके से इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो। बात समझ में आ रहा है? साम्य अवस्था में ये कहानी आ गई। अब इलेक्ट्रॉन ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे आएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा तो आवेश भी बदलेगा, और आवेश नहीं बदलेगा तो भाई बल भी दोनों क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। अब देखिए कि क्या कह रहा है कि एक समय ऐसा आया जिस समय में F इलेक्ट्रिक का मान और F मैग्नेटिक का मान जो है ये दोनों क्या हो गए, बराबर। F इलेक्ट्रिक का मान कितना है भाई, E इंटू ई के बराबर में, और F मैग्नेटिक का मान कितना है, E भी B के बराबर। बात समझ में आ रहा है? F इलेक्ट्रिक का मान कितना है, E भी B के बराबर में। ध्यान से देखना, तो E से E तुम्हारा कट जाएगा, और यहां जो बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ये बचेगा कितना, VB। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना कि मान लो कि इस पूरे कहानी के बाद जब साम्य अवस्था का सिचुएशन आ गया, तो इस पूरे कहानी के बाद इसका पोटेंशियल जो था, इसका नाम रख लो A और इसका नाम रख लो क्या, B। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल था वो था क्या, VB, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल था वो था कितना, VA। तो आपको कभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में हम संबंध बताए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में हम आपको क्या किए हैं, संबंध बताए हैं। कौन सा संबंध भाई, तो हम जानते हैं कि, हम लोग पहले से ये बात जानते हैं क्या, कि हम जानते हैं कि डेल्टा V बराबर जो होता है वो E डॉट L के बराबर में होता है। डेल्टा V किसके बराबर में होता है, E डॉट L के बराबर में होता है, पढ़ाए हुए हैं। जहां V क्या है, इस V को तुम बोल सकते हो क्या, विभवांतर, या इसको बोल सकते हो क्या, EMF। बात समझ में आ रहा है? अब देखिएगा ध्यान से कि डेल्टा V को आप EMF बोल सकते हैं, E इक्वल टू E डॉट DL। E डॉट DL को हम लोग E DL cos थीटा लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, E डॉट DL को E DL cos थीटा। ध्यान देना, हम केवल परिमाण का बात कर रहे हैं। अब देखिए कि लेंथ को भी हम लोगों ने वेक्टर माना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम लोगों ने क्या माना है। तो अगर ये लेंथ L है तो इस लेंथ का दिशा हम ऐसा मान सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं क्या, वेक्टर L बोल सकते हैं ना। लेंथ का डायरेक्शन कैसे है, ऊपर से नीचे, तो ये लेंथ जो है ऊपर से नीचे,
तो इसको हम वेक्टर एल बोले और ये है वेक्टर ई, इस दोनों के बीच का कोण जो है वो कितना है 0 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो जब दोनों के बीच का मान है 0 डिग्री तो ध्यान देना कि इस ई को जो है जो हम लोग कितना लिख सकते हैं ई डीएल नहीं, यहाँ पर एल, ठीक ना, पूरा लेंथ है ई एल कॉस थीटा, ई एल के जगह पर एल और कॉस कितना डिग्री 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं ई एल। अब देखो यहां से ई का वैल्यू डाल दो, तो जब ई का वैल्यू डाल दोगे तो जो ईएमएफ आएगा तुम्हारा, जो ईएमएफ आएगा ई के जगह पर कितना डालोगे वीबी और एल के जगह पर कितना रह जाएगा, यही हो जाता है क्या तुम्हारा ईएमएफ का फॉर्मूला, जहां पर ई जो है वो क्या है, ई है तुम्हारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल कि कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, ईएमएफ जिसको आप बोलते हैं, ई को आप क्या बोल सकते हैं ईएमएफ। भी जो है वो क्या था, वो था क्या चालक का वेग, चालक का क्या था वेग था। बी क्या था चुंबकीय क्षेत्र था, बी क्या था चुंबकीय क्षेत्र था जो कि कांस्टेंट था, और ध्यान दीजिएगा कि एल जो था वो क्या था चालक की लंबाई, क्या थी चालक की लंबाई। इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ कि जब कोई भी चालक किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होगा तो उसके सिरों के मध्य में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो वायर था, जो तार था, वो एक बैटरी के जैसा बिहेव करने लगे। अब बैटरी के जैसा बिहेव करने लगेगा तो कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो ध्यान देना कि ये जो वायर था ये बैटरी के जैसा बिहेव करने लगेगा, तो बैटरी का ऊपर में पॉजिटिव है अधिक पोटेंशियल, नीचे में क्या है अधिक पोटेंशियल वाला कौन सा होता है पॉजिटिव, और कम पोटेंशियल वाला कौन सा होता है नेगेटिव। इसी का ईएमएफ कितना हो जाएगा। अगर हम उस समय में इससे किसी उपकरण को जोड़ दें तो वो उपकरण काम करने लग जाएगा। क्यों कि ये जो चालक है चुंबकीय क्षेत्र में ये कैसा बिहेव कर रहा है, एक बैटरी के जैसे, जिसके सिरों के मध्य का ईएमएफ कितना है ई है, और ई का मान कितना है, ई का मान है कितना वी बी एल के बराबर। मतलब अगर चालक को जितना अधिक वेग से ले जाएंगे ईएमएफ उतना ही अधिक बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र जितना स्ट्रांग रहेगा ईएमएफ उतना ही अधिक बनेगा, चालक की लंबाई जितनी अधिक रहेगी ईएमएफ उतना ही अधिक बनेगा। बात समझ में आ रहा है, ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आया। ये था एनालिटिकल मेथड, जिसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था भाई कि जब भी किसी चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करवाएंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन भी गतिमान होगा। इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होगा तो ये चुंबकीय बल अनुभव करेगा। चुंबकीय बल अनुभव करेगा किस दिशा में, तो हम लोग राइट हैंड पाल्म रूल लगा दिए। राइट हैंड पाल्म रूल से देखे कि मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगने से क्या होगा इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा, मतलब नीचे नेगेटिव चार्ज जमेगा और ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलकर के एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अब आवेश आएगा तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अनुभव करेगा। किधर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो ऊपर की तरफ। अब देखो कि मैग्नेटिक फोर्स अभी ज्यादा भारी पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को नीचे करता जाएगा, आवेश का मान यहाँ क्या होता जाएगा बढ़ने से, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा, करते 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 एक समय ऐसा आ जाएगा जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक अब बराबर हो गया तो इलेक्ट्रॉन ना नीचे जाएगा ना आवेश बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई के बराबर में, मैग्नेटिक फोर्स कितना ईवी बी के बराबर में, है ना। तो ईवी बी के बराबर में, तो यहां से ई से ई कटा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचा वो वी इंटू वी के बराबर में। अब हम लोग जानते हैं कि डेल्टा भी कितना होता है ई डॉट, लगा दिए तो ई का मान कितना आ गया वी बी एल या बी वी एल, जो भी लिखा हुआ रहे वो समझ जाना। बात समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी इसी चीज को फैराडे का नियम का उपयोग करके क्या करती है प्रूफ करती है। अब एनसीईआरटी इसी चीज को फैराडे का नियम लगा करके कैसे प्रूफ करती है, जो एकदम ध्यान से देखना, सेम रिजल्ट आएगा और बहुत ही आसान चीज। बात समझ में आ रहा है। देखिएगा कि एनसीईआरटी कहती है क्या, एनसीईआरटी कहती है क्या कि ये जो आपने चुंबकीय क्षेत्र बनाया है, ये जो आपने चुंबकीय क्षेत्र बनाया है, ये चुंबकीय क्षेत्र ठीक है आप अपना रहने दीजिए, क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान कांस्टेंट चुंबकीय क्षेत्र है। और कांस्टेंट चुंबकीय क्षेत्र में आप क्या करिए कि एक
पटरी बना लीजिए, क्लोज पटरी। क्या? क्लोज पटरी बना लीजिए। क्लोज पटरी मतलब इसको बोलता है रेल। ध्यान देना, यहां से कॉन्सेप्ट सीखना। क्या कहता है कि ये आप एक रेल बना लीजिए इसके अंदर में। लो मैं बनाता हूं अपना रेल भाई, ये है ऐसा, और ये जो है यहां से इसकी एक दूसरी पटरी, इसकी एक दूसरी पटरी हम लोग बनाते हैं, इसका एक दूसरा पटरी है कुछ ऐसा। ठीक है, ये एक रेल बन गया। ताकि इस रेल का जो है सो एक सिरा आप क्या करिए, बंद कर दीजिए। एक सिरा रेल का क्या कर दिए, बंद कर दिए। और बंद कर दीजिए, और इसमें जो है सो जो चालक है आपका, जो चालक है आपका, उस चालक को लगा दीजिए ऐसे। जो अपना एल लंबाई का जो चालक है, उस एल लंबाई के चालक को क्या करिए कि आप इसके अंदर लगा दीजिए ऐसे। ध्यान देना, ये इसमें फिट है, और फिट है इस तरह से कि ये चालक इस रेल पर स्लाइड कर सकता है आगे या पीछे। बात समझ में आ रहा है? कैसे कर सकता है? स्लाइड कर सकता है आगे पीछे। ये भी मान के चलना है कि किसी तरह का घर्षण काम नहीं कर रहा है। क्या किए, एक पटरी रख दिए चालक का, और चालक के पटरी के बीच में रॉड ऐसे रख दिया, और रॉड इस पे ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकता है। तो कह रहा है क्या कि देखो कि चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ, रॉड इस पर लंबवत रखा ही हुआ है। कह रहा है क्या कि भी इस तरीके से हो, भी इस तरीके से हो, भी इस तरीके से हो कि ये भी इसके कैसा हो, लंबवत हो। बात समझ में आ रहा है? अब देखो भी वेग से ये गति कर रहा है। अब हम लोग किसके नियम से लगाने वाले हैं? हम लोग लगाने वाले हैं यहां पर क्या कि फैराडे के नियम से। अब कौन सा नियम लगाने वाले हैं? फैराडेज लॉ से। अब फैराडेज लॉ से हम लोग सेम चीज को प्रूफ करने वाले हैं। एग्जाम में आए तो यही कर लेना, ये तुमको सही भी हो जाए। हम लोग मान लेते हैं क्या कि dt टाइम में जो ये बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे इधर से आगे बढ़ेगा। तो मान लेते हैं क्या कि dt टाइम में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, dx। बात समझ में आ रहा है? माना इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, l। ठीक ना? हम लोग मान लेते हैं क्या कि माना, हम लोग मान लेते हैं क्या कि माना कि dt समय में, माना कि dt समय में चालक का विस्थापन, माना कि dt समय में चालक का जो विस्थापन है, जो चालक का विस्थापन है, चालक का विस्थापन कितना है, dx है। क्या मान लिए कि dt समय में ये चालक जो है, जो चालक पहले यहां था, वो चालक अब यहां से चल करके पहुंच गया यहां पर, और इसकी जो ये विस्थापन हुई, ये विस्थापन हुई कितनी, dx की, और इसमें इसको समय कितना लगा, समय कितना लगा इसमें, इसको समय लगा कितने का, dt का। अब देखो ये बात कि तुम लोग जानते हो कि अगर वेग का बात करें तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन, और विस्थापन बट्टा क्या, समय। तो वेग जो है वो कितना है, विस्थापन कितने का हुआ और समय कितने का लगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं कोई दिक्कत है। अब देखिएगा ध्यान से कि जैसे जैसे ये रॉड स्लाइड करेगा, आप बताइए कि ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, बंद एरिया, लूप का बंद एरिया, ये एरिया भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? एरिया बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और फ्लक्स बदलेगा तो ये बताइए कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो उसी का मान हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग निकालते हैं, ध्यान देना क्या कह के गए हैं फैराडे साहब, फैराडे साहब कह के गए हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना होगा, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी के बराबर में। बात समझ में आ रहा है? कितना कह के गए हैं कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किसके बराबर में होगा, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी के बराबर में। तो फैराडे के नियम से हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से हम लोग जानते हैं कि E बराबर जो होता है वो कितना होता है, मॉड डी फाइव बाई डी टी, या इसी को हम लोग ये भी लिखते थे डेल्टा फाइव बाई कितना, डेल्टा टी। डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग ईएमएफ का बात करेंगे ये हो जाएगा कितना, फाइव टू माइनस फाइव वन, और बट्टा कितना, टी टू माइनस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान देना कि अगर हम लोग बात करें चेंज इन एरिया का, तो फ्लक्स मान लो कि शुरुआती समय में जो है, प्रारंभ में इसका एरिया था A1, और बाद में इसका एरिया कितना हो गया, A2। बाद में इसका एरिया क्या हो गया, A2। तो ये भी बात यहीं पर मान लीजिए कि माना कि प्रारंभ में लूप का एरिया, और इस लूप का कुछ नाम रख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
इस लूप का नाम क्या रख लेते हैं, इसका नाम रख लो ए बी, इसका नाम रख लो सी डी, और इसका नाम रख लो ई एफ। बात समझ में आ रहा है कि प्रारंभ में लूप किसका, ए बी सी डी का, प्रारंभ में लूप ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना है, A1 है। कितना है क्षेत्रफल, A1 है। एवं 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 अंत में, अंत में मतलब कि dt समय के बाद, एवं dt समय के बाद, एवं dt समय के बाद लूप, अब इस बार जो लूप का हम लोग बात कर रहे हैं वो कौन सा, ए बी ई एफ का, ए बी ई एफ का क्षेत्रफल, ए बी ई एफ का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, A2 है। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग यहां पर फैराडे के नियम से लिखे φ2 माइनस φ1 बाई T2 माइनस T1, देखो फाइ बराबर जो हम लोग जानते हैं, फाइ बराबर हम लोग कितना जानते हैं, बी डॉट ए, या फाइ बराबर हम लोग कितना लिखते हैं, बी ए कॉस थीटा। क्षेत्रफल का एरिया हम लोग परपेंडिकुलर बाहर की तरफ या परपेंडिकुलर अंदर की तरफ मानते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो यहां पर देखिए कि अगर हम लोग एरिया वेक्टर का, इस लूप के एरिया वेक्टर का बात करें, अंदर की तरफ मान लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी किधर की तरफ है, तो दोनों अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच का कोण कितना, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री ले लेंगे यहां पर, तो फाइ बराबर जो बचेगा वो कितना बचेगा, बी ए कॉस 0 डिग्री, जिस कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, बी ए के बराबर। बात समझ में आ रहा है। अब देखना कि शुरू में ई बराबर, शुरू में φ2 फ्लक्स है, अंत में फ्लक्स कितना है, φ2, तो चुंबकीय क्षेत्र तो कांस्टेंट है बी, और अंत में एरिया कितना है, तो अंत में एरिया है कितना, फाइनल वाला एरिया, और फाइनल वाला एरिया को हम लोगों ने कितना माना है, A2 माना है, यानी कि BA2 माइनस बी, और शुरू में एरिया कितना है A1, अब बट्टा टाइम कितना T2 माइनस T1 कितना आएगा, dt समय लगा है यहां से यहां तक जाने में, तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, dt। अब ध्यान देना कि EMF इक्वल टू बी, दोनों में से कॉमन कर लो, कितना बचेगा, A2 माइनस A1। अब ध्यान देना कि जो A2 माइनस A1 तुम निकालोगे, तो A2 माइनस A1 निकालने में जो तुमको एरिया मिलेगा, यही वाला एरिया ना मिलेगा, बड़ा वाला एरिया में से छोटा वाला एरिया को माइनस करिए, तो बचेगा कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। यही वाला जो आपका एरिया है, यही एरिया है कितना, A2 माइनस A1 के बराबर में। और इस A2 माइनस A1 का अगर आप मान देखना चाहें, अगर इस A2 माइनस A1 का आप मान देखना चाहें, तो ध्यान दीजिएगा इसका लंबाई कितना है और इसका चौड़ाई कितना है, dx, तो लंबाई गुने चौड़ाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, L dx के बराबर में। अब L dx का मान जब आप यहां पर रखिएगा बाय dt, अब जब बाय dt डालिएगा, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो EMF इक्वल टू जो आपको मिलेगा B A2 माइनस A1 के जगह पर कितना लिखिएगा, L dx, और नीचे कितना, ध्यान से देखिए ये dx बट्टा dt, ये dx बट्टा dt क्या था, ये dx बट्टा dt जो था, ये dx बट्टा dt किसके बराबर में था, v के बराबर में। तो इस dx बट्टा dt का मान जैसे ही रखेंगे, तो हम लोगों को जो इंड्यूस्ड EMF E बराबर निकल के आएगा वो कितना, BL है, और इसके जगह पर क्या, फिर से EMF इक्वल टू वही निकल के आ गया, BVL। तो ये वाला ज्यादा आसान प्रोसेस है, किसका नियम लगा के, फैराडे का नियम लगा के। फैराडे के नियम में खाली किए क्या, तो फैराडे के नियम में खाली किए क्या कि एक रेल का पटरी बिछा लिए, क्लोज पटरी, और जो रॉड हमारे पास है गतिमान रॉड, उसको इस पटरी पर रख दिया और इसको ऐसे घुमा दिया। पटरी पर रख के घुमाएंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा भाई, तो फ्लक्स बदलेगा तो EMF इंड्यूस होगा, और EMF इंड्यूस होगा तो फैराडे साहब कह के गए हैं कि इंड्यूस EMF किसके बराबर, d फाइ बाय dt के बराबर, या डेल्टा फाइ बाय डेल्टा t के बराबर, जो लगाने का मन हो परिस्थिति के अनुसार लगाएंगे। अब देखो कि यहां से हम लोग क्या माने कि वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय होता है, रॉड का विस्थापन कितना हुआ, इसमें समय कितने का लगा, कितना हो जाएगा, dx बट्टा, शुरू में जो ये वाली कहानी थी, ये वाली कहानी जो थी, इस कहानी का एरिया मैंने मान लिया कितना, A1, और बाद में जब ये रॉड खिसक के यहां से यहां गया, तो इस पूरे कहानी को जो मैंने मान लिया, इसका एरिया कितना मान लिया, A2। बात समझ में आ रहा है, A2। अब देखना कि अगर फ्लक्स का हम लोग बात करें, अगर हम लोग फ्लक्स का बात करें,
तो फ्लक्स के बारे में ये हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स कितना होता है बी डॉट ए के बराबर में, यानी कि बी ए कॉस थीटा के बराबर में। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल। अब देखना कि एरिया वेक्टर अपने सुविधा पर है, सरफेस से बाहर लें या सरफेस से अंदर लें। कॉस 180 भी लोगे तो -1 आ जाएगा, वैल्यू नेगेटिव में आएगा, लेकिन अपने को केवल परिमाण का बात करें। बात समझ में आ रहा है? तो एरिया अंदर लो चाहे बाहर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग एरिया किधर माने? अंदर माने। चुंबकीय क्षेत्र भी किधर है? दोनों अंदर की तरफ। थीटा का मान कितना? 0 डिग्री। थीटा का मान 0 डिग्री डाले भाई साहब, तो फ्लक्स का मान कितना आ गया? बी ए के बराबर। अब अगर φ2 का मान करेंगे तो φ2 क्या है? अंतिम फ्लक्स। तो अंतिम समय में देखना ध्यान से कि अंतिम समय में जब रॉड यहां पर था तो चुंबकीय क्षेत्र तो कांस्टेंट है बी, और एरिया कितना था अंतिम में? A2। तो कितना हो जाएगा? बी ए 2 के बराबर में। शुरू में कितना था? बी ए 1 के बराबर में। बी कॉमन हो गया, A2 माइनस A1 बचा। अब ध्यान देना कि ये A2 माइनस A1 जो बचेगा, ये पूरा एरिया A2, ये इतना एरिया A1। तो A2 में से ये इतना एरिया माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? यही ना जो कलर्ड पार्ट है। और ये का एरिया कितना निकलेगा? लेंथ L और ब्रेथ कितना? तो एरिया कितना निकल जाएगा? लेंथ इंटू कितना निकल गया? LDX। अब इस A2 माइनस A1 का मान जो है तो हम लोग यहां पर रख दिए LDX। नीचे टाइम कितना? T2 माइनस T1। तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा है, मान लो यहां पर था तो टाइम था T1 और यहां पे टाइम था तो T2 माइनस T1 जो होगा वो किसके बराबर में? dt के बराबर में। तो टाइम कितना लग गया है इसमें? dt के बराबर में। सॉल्व कर दिए, dx बाई dt किसके बराबर में? v के बराबर में। और फाइनली क्या आ गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो किसके बराबर में होगा? b भी l के बराबर में होगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतनी बातें समझ में आई है तो इस पर एक छोटा सा सवाल देखिए, और छोटा सा सवाल देखिए और फिर हम लोग अपने इस लेक्चर को करेंगे यहाँ पर क्लोज। छोटा सा लेक्चर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, कांस्टेंट चुंबकीय क्षेत्र है, और इस कांस्टेंट चुंबकीय क्षेत्र का जो है तो मान लो कितना दे दिया हुआ है? मान लो दे दिया है कितना? इसका मान लीजिए कि दे दिया है कितना? b इक्वल टू 5 टेस्ला। कितना दे दिया है? b इक्वल टू 5 टेस्ला। अब ध्यान देना कि b इक्वल टू 5 टेस्ला दे दिया है। कह रहा है कि इसके अंदर में जो है, इसके अंदर में जो है सो एक चालक रखा हुआ है, एक चालक रखा हुआ है, जिस चालक के लंबाई के बारे में ये कह रहा है कि कितने का है? 2 मीटर का। और ये 2 मीटर का चालक, ये 2 मीटर का चालक जो है सो इसके अंदर ऐसे गतिमान है कितने से? 5 मीटर प्रति सेकंड से। 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये गतिमान है। अब ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है क्या कि इस चालक को हम लोग एक प्रतिरोध से जोड़ दिए हैं, एक प्रतिरोध से जोड़ दिए हैं, जो प्रतिरोध आपको दे दिया कितना? मान लीजिए 10 ओम का। बात समझ में आ रहा है? प्रतिरोध कितने का दे दिया? 10 ओम का। कह रहा है क्या कि यदि चालक से धारा I प्रवाहित हो रही है, यदि चालक से धारा I प्रवाहित हो रही है तो I का मान बताएं, तो I का मान ज्ञात करें, तो I का मान ज्ञात करें। ध्यान देना कि ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं क्या? V इक्वल टू कितना? IR। इसी को हम लोग अभी EMF के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। E इक्वल टू कितना? ये क्या कहता है भाई? ये है क्या? ओम्स लॉ। ये है क्या? ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ में ध्यान देना कि अपने पास रेजिस्टेंस पता है, एक तो EMF निकालना और एक क्या निकालना है? तो गतिमान चालक के लिए हम लोग अभी पढ़े हैं क्या कि जो EMF होता है वो कितना होता है? B भी L के बराबर में। B कितने का है? 5 टेस्ला। भी कितने का है? 5 का। और लेंथ कितने का है? ये कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट। अब देखो कि रेजिस्टेंस R बराबर कितना दिया हुआ है? R बराबर कितना दिया हुआ है? 10 ओम। तो जैसे ही हम लोग इसमें लगाएंगे E इक्वल टू IR, तो E का वैल्यू कितना आया? I का वैल्यू हमको नहीं पता, और R का वैल्यू कितना? 10 ओम का। तो I बराबर आ जाएगा कितना? 5 एम्पियर। सवाल खत्म। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था क्या कि जब कोई भी चालक किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिमान होगा,
तो लंबवत गतिमान होगा तो उनके सिरों के मध्य में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिस विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, E बराबर BV/L के। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा मतलब ये जो है चालक चुंबकीय क्षेत्र में एक बैटरी के जैसा बिहेव करेगा। बात समझ में आ रहा है? कैसा बिहेव करेगा? बैटरी के जैसा बिहेव करेगा। और बैटरी के जैसा जब बिहेव करेगा तो बैटरी के जैसा जब बिहेव करेगा तो इससे होकर के करंट बहेगा। तो कह दिया क्या कि ये करंट को मान लो कितना, I। तो बताओ कि इस I का मान कितना होगा। अच्छा ध्यान देना कि अगर इधर गतिमान है, अगर इधर गतिमान है चालक तो इधर पॉजिटिव बना था, ध्यान देना, और इधर कैसा बना था। अगर गति के दिशा को पलट देंगे तो आवेश का प्रवाह का दिशा भी क्या होगा, ध्यान देना कैसे। तो अगर हम गति के दिशा के बदल देते हैं, अगर हम क्या करते हैं, गति के दिशा को हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं। जो इधर के तरफ वेग था, इससे पिछले डायग्राम में देखो कि जो इधर के तरफ वेग था, जो वेग पहले इधर के तरफ था, उस वेग को अगर हम इधर कर दें तो 4 उंगली गई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये अंगूठा इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा होगा, तो बल किधर लगने लगेगा, ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन विस्थापित किधर होने लगेगा, ऊपर विस्थापित होगा। तो इधर कैसा बनाएगा और इधर कैसा बनाएगा, तो धारा की दिशा भी किधर हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है क्या कि धारा की दिशा क्या होगी। तो धारा का दिशा हम लोग कैसे पता लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल से, कि नेगेटिव चार्ज किधर जम रहा है और पॉजिटिव चार्ज किधर जम रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का गति इधर था तो नेगेटिव नीचे आ रहा था, पॉजिटिव ऊपर आ रहा था। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के गति के दिशा को बदल दिए, मतलब रॉड के गति के दिशा को क्या किए, बदल दिए, तो आवेश का दिशा भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो पहले नीचे विस्थापित हो रहा था, फोर्स मैग्नेटिक जो पहले नीचे लग रहा था, वो अब किधर लगेगा, और ऊपर लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जाएगा कि नीचे लेके आएगा, ऊपर लेके जाएगा। तो जब ऊपर लेके जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपरी सिरे पर और पॉजिटिव चार्ज किधर, निचले सिरे पर। तब आवेश का प्रवाह किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ। और अगर इधर गतिमान है तो किधर होगा, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ। तो गति के दिशा को बदल देने से भी क्या होता है कि आवेश के प्रवाह की दिशा भी बदल जाती है, जिसके कारण धारा की दिशा भी क्या होती है, बदल जाती है। मैं उम्मीद करूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। कल भी आपके फिजिक्स का क्लास चलेगा, ठीक है, कल भी क्लास चलेगा, फिर कल के बाद उस दिन नहीं चलेगा।